बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी यस 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 जी। और वेलकम टू न्यू सेशन। आपका नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और आज उसका सेकंड डे है। कल जो है कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई, सो आज जो है आपकी क्लास हो रही है। और सबसे पहले हम जियो जो है वो उसको पढ़ेंगे और उसका चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 2। ओपन कर लें आप अपनी अपनी बुक्स। चैप्टर 1 पेज नंबर 2 सबने ओपन कर लिया? यस जी, चैप्टर 1 पेज यस नंबर 2। उसके ऊपर आपका टॉपिक है कशलुल अर्ज। सबको नजर आया है? यस जी, आज हमने इसको डिस्कस करना है कि ये क्या चीज होती है और इसको हम जमीन का बैरूनी हिस्सा भी कहते हैं। क्या आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी आपकी बुक पर? आप सबको अपनी बुक पर डायग्राम नजर आ रही है पेज नंबर 2 में? यस मैम। जी, यहाँ पे जो आपको ये रेड लाइन के बाहर एक ब्राउन सी लाइन नजर आ रही है, थोड़ी सी थिक है वो। बच्चों के पास तो Yes. बुक्स हैं। ब्राउन लाइन नजर आ रही है, ये आपका है कशरुल अर्ज। इसको बोलते हैं कशरुल अर्ज। और ये जमीन का बैरूनी हिस्सा है, जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं कशरुल अर्ज। है उनके पास। मैं कर दूंगी। आपस में कन्वर्सेशन मत करें, आपस में कन्वर्सेशन ना करें। आप सबने अपनी बुक खोल ली है? एक्सक्यूज मी मैम, मुझे अभी ना जियो बुक्स नहीं मिली। जिनके पास बुक है वो ओपन कर लें। जियो की बुक है, पेज नंबर 2 है, उसके ऊपर टॉपिक आपको दिया है कशरुल अर्ज। और काइंडली आप लोग अपना जो है वो मेंशन करें, कैंपस मेंशन करें ताकि आपकी अटेंडेंस हो सके। लिविंग थिंग्स ईट फूड, ये याद करना है। लेकिन जब चारों लिख देंगी ना तब मुझे बताना। साइलेंस स्टूडेंट्स, ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। एक साथ कीप साइलेंट स्टूडेंट्स। कीप साइलेंस ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। आज हमारा टॉपिक है कशरुल अर्ज। मैंने आपको बुक में भी बताया कि अगर आप बुक को देखें तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी गई है। अपनी अपनी बुक्स आप देखें, वहां पे आपको एक डायग्राम बनी गई है। और ये जो डायग्राम में सबसे बाहर वाला जो आपका ब्राउन कलर का पार्ट है, जो थोड़ा सा थिक है, वो है कशरुल अर्ज। मतलब क्या है? बैरूनी हिस्सा, बैरूनी सतह, जमीन की बैरूनी सतह। ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो। ठीक है? अब जो जमीन की, जैसे कि आपको पता है, बैरूनी सतह जो है जहाँ पे हम रहते हैं वो क्या है? खुश्की भी है वहां पे और वहां पे पानी भी है। ठीक है? जमीन की जो सतह है वो खुश्की और पानी दोनों चीजें हैं वहां पर। और इसकी मोटाई एक जैसी नहीं है, कहीं पे इसकी कहीं पे इसकी मोटाई ज्यादा हो जाती है, कहीं पे इसकी मोटाई कम हो जाती है। और इसकी ऑलमोस्ट जो मोटाई है वो तकरीबन 8 से 40 किलोमीटर के दरमियान होती है। किसकी? कशरुल अर्ज की। इसकी मोटाई एक सी नहीं रहती, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो तकरीबन जो हम कह रहे हैं कि 8 से 40 किलोमीटर के दरमियान जो है वो इसकी मोटाई है। और ये जमीन का ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे खुश्की भी है, जहाँ पर पानी भी है। अब कशरुल अर्ज है, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा होता है बलाई हिस्सा, मतलब ऊपर वाला हिस्सा, और एक होता है जहरी हिस्सा, मतलब नीचे वाला हिस्सा। आपको मेरी आपको आवाज आ रही है मेरी? यस ठीक है। अब जो है कशरुल अर्ज मैंने आपको बताया, इसके दो हिस्से हैं, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक है ऊपर वाला हिस्सा, एक है नीचे वाला हिस्सा। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं बरेआजमी तह। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं बरेआजमी तह। अपर पार्ट जो है, ऊपर वाला हिस्सा बरेआजमी तह।
टीचर जी ये क्वेश्चन कौन से सवाल का जवाब है? टीचर नहीं है। टीचर जी ये कौन से सवाल का जवाब है? बेटा ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये हम टॉपिक जो आपका पेज नंबर 2 है ना, उसके टॉपिक है कशुल अर्ज, हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने सवाल जवाब नहीं करने? नहीं, पहले हम पूरा बेटा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आएंगे ना। पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। टीचर ये हमने याद तो नहीं ना करना जी? ये याद तो नहीं ना करना हमने जुबानी? आपने याद करना है, ये याद करना है आपने। हाँ जी हाँ जी। अब कशुल अर्ज के दो हिस्से हैं, एक है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बलाई हिस्सा। आपने पैराग्राफ ही कराने हैं, सवाल जवाब नहीं। इस सवाल पैराग्राफ पढ़ने हमने। आपने बेटा पहले पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आपको जो डेली का पढ़ाया जाता है ना, वो आपने डेली का डेली जो है उसको याद करना है। ठीक है, वो टॉपिक्स होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, वो सारा आपने याद करना। ठीक है, चले। अब कशुल अर्ज के मैंने आपको बताया, ये जमीन की ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जिसको हम बैरूनी सतह कहते हैं, जो कि पानी है जहाँ पे, और जहां पर क्या है, खुश्की है, वो है कशुल अर्ज। अब इसकी मोटाई एक जैसी नहीं होती, कहीं पे ये ज्यादा मोटा होगा, कहीं पे ये कम मोटा होगा। ठीक है, कशुल अर्ज के इसके दो हिस्से हैं। पहले वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं ऊपर वाला हिस्सा, या उसको कह ले बलाई हिस्सा, उसको बरे आजमी तह भी कहा जाता है। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो आपका बलाई हिस्सा है कशुल अर्ज का, उसको बोलते हैं बरे आजमी तह। अब ये जो हिस्सा है, इसमें क्या होता है, ये खुश्की वाला हिस्सा है। ठीक है, ये वो हिस्सा है जहां पे खुश्की होती है, खुश्की के कतार है, और ये है, इसको हम बरे आजमी हिस्सा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है, जो कि खुश्की वाला हिस्सा है, जहां पे बरे आजम मौजूद है, उसको बोलते हैं बलाई हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, या बरे आजमी तह। समझ आइए आपको? यस। और ये जो हिस्सा है, ये बना होता है किसी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है। ये वाला हिस्सा जो है, जो आपका बलाई हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, बरे आजमी जो तह है, वो किससे बना होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के अनासिर से बना होता है। इसको आप इस हिस्से को सियाल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, सियाल। सियाल भी कहते हैं जी, इसको सियाल भी कहते हैं। कौन से हिस्से को, ऊपर वाला हिस्सा, या बलाई हिस्सा, या बरे आजमी हिस्सा, उसको हम सियाल भी कहते हैं। अब दूसरा जो हिस्सा है, उसको हम बोलेंगे जीरी हिस्सा, क्या, नीचे वाला हिस्सा। और ये वो हिस्सा है जो कि समंदर वाला हिस्सा है, जहां पे पानी होता है। समंदरी। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है, ये भी किससे बना होता है, ये बना होता है सिलिकॉन से और मैग्नीशियम से बना होता है। जो नीचे वाला हिस्सा है, जहां पे पानी है, जहां पे समंदर है। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, वहां पे क्या है, खुश्की है, जहां पे हम रहते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा है, जो जहरी तह है, उसको हम बोलते हैं समंदरी तह, नीचे वाला हिस्सा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है सीमा। इसको क्या बोलते हैं, सीमा कहते हैं। और ये वो हिस्सा है जहां पे ज्यादातर मदनियात पाई जाती हैं। ठीक है, ये दो हिस्से हमने पढ़े हैं। पहला हिस्सा है ऊपर वाला हिस्सा, जिसको हम बलाई हिस्सा भी कहते हैं, ये है बरे आजमी तह को कहते हैं, और ये ज्यादातर खुश्की पर मुश्तमिल है। इसका दूसरा नाम है सियाल। क्या नाम है इसका दूसरा, सियाल। सियाल। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है, उसको हिस्सा है जहरी हिस्सा। दूसरा हिस्सा है जहरी हिस्सा, जो कि समंदर पर मुश्तमिल होता है, जहां पे सारे का सारा पानी है। ठीक है, उसका नाम किससे मिलकर बना है, सिलिकॉन से और मैग्नीशियम से। ये दोनों, ये हिस्सा किससे मिलकर, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। जो फर्स्ट हिस्सा है, वो आपका बना है, आ रही है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और ये हिस्सा आपका बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ठीक है, इस हिस्से में ज्यादातर जो है मादनियात पाई जाती हैं, जो कि समंदर के अंदर होती है, समंदर की तह में होती है। ये आज का आपका टॉपिक है।
ये आप लोगों ने पेज नंबर 2 पे है, कशुल अर्ज के कशुल अर्ज, ये आप लोगों ने याद करके आना है। अगर किसी को इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है? टीचर ये वर्ड्स करने हैं, छोटे जो आपने सारे वर्ड्स लिखे हैं इससे वो करने हैं याद। ये आप लोगों ने बेटा याद करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ आपने याद करना है। पूरा पैराग्राफ करना है। इसकी समझ आ गई है? एक्सक्यूज मी टीचर, ये जोन सा टीचर ये जोन सा आपने पैराग्राफ करवाया ये याद करना है? हाँ जी, ये बेटा आपने याद करना है, ठीक है। कशुल अर्ज जो है ये एक टॉपिक है, इसको आपने याद करना है। सिर्फ कशुल अर्ज जो है वो आपने याद करना है, बाकी ये तो लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर भी है। अगर जी ये लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर भी है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लॉन्ग वाले पार्ट में कंफ्यूजन है। सबको क्लियर हो गया? टीचर जी जमीन के अंदरूनी साख्त नहीं हमने पढ़ना था बेटा, आज आपने सिर्फ यही पढ़ना है, कशुल अर्ज पढ़ना है, ठीक है। आज सिर्फ यही एक टॉपिक पढ़ना है। अब हम हिस्ट्री का पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप सबको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो हम हिस्ट्री का स्टार्ट करें अपने लेसन। यस। आप लोग अपनी हिस्ट्री की बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 3 ओपन कर लें। जी हमने 1 और 2 पेज नहीं पढ़ना। जी 1 और 2 पेज नंबर नहीं पढ़ना। नहीं नहीं, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हमने पेज नंबर 3 पढ़ना है। तो टीचर जी उसमें से हमने क्या याद करना था? 11 बज गया। आप लोग अपनी बुक्स हिस्ट्री की ओपन करिए और उसमें पेज नंबर 3 पर आ जाए। यस पेज नंबर 3 आप ओपन करें और उसका उन्वान टीचर जी कर लिया जी, और उसका इनवान है हमारे पास बाबर के बारे में हमने पढ़ना है कि बाबर की ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में हमने पढ़ना है। उन्वान है ज़हीरुद्दीन बाबर। एक्सक्यूज मी टीचर जी ये ऑनलाइन यूट्यूब पे भी नहीं आती है वीडियो? ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 3 सॉरी पेज नंबर 3 है और उन्वान आपका ज़हीरुद्दीन बाबर जो है मैम ज़हीरुद्दीन वो बाबर हमारी डेली रूटीन पे क्लासेस होनी है या फिर वो जैसे बेटा एक हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें और बिल्कुल खामोश हो जाए। हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 3 ओपन कर लें आप लोग। हिस्ट्री की बुक्स खोलें, पेज नंबर 3। टीचर जी हमारी डेली बेस पे क्लासेस होनी है कि एक दिन छोड़ के एक दिन? नहीं बेटा, डेली बेसिस पे होगी। आप अपनी बुक्स ओपन करें जल्दी से। आप सबने बुक्स ओपन कर ली? आप सबने बुक्स ओपन कर ली है गर्ल्स स्टूडेंट्स? यस यस यस। हमारा चैप्टर का नेम है जो है वो उसका पहला टॉपिक है ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि उसने अपनी अमली जिंदगी की इब्तिदा कैसे की, कैसे उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को स्टार्ट किया, ये हम डिस्कस करेंगे। पेज जी यूट्यूब पे आती है वीडियो? जी, पेज नंबर 3 के बिल्कुल स्टार्ट पे है अमली जिंदगी की इब्तिदा। सबको नजर आया? यस यस। आज हमें स्टार्ट करना है कि बाबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाबर जो जब था वो 1494 में जब वो 11 साल का हुआ तो उसके फादर की डेथ हो गई, ठीक है। जो बाबर था ना, जब वो 11 साल का हुआ 1494 को तो उसके फादर की डेथ हो गई। अब जाहिर बात है उसके फादर जो थे वो अपने इलाके के या अपने जो सल्तनत थी उसके बादशाह थे, उसके हुक्मरान थे। तो उस जब फादर की डेथ होगी तो उसके बाद बाबर ने सब कुछ संभालना था।
तो बाबर ने क्या किया, फिर उसने बाकायदा से जो है अमली जिंदगी का उसने आगाज कर दिया है। और बाबर की जितनी भी जिंदगी है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा वो है जो उसने वस्ती एशिया में गुजारा, ठीक है, मतलब वस्ती एशिया जो उसने अपना इलाका था ना फरगाना, जो हमने फर्स्ट कल पढ़ा था फरगाना, वहां पे उसने गुजारा। पहला हिस्सा वो उसका हो गया। दूसरा हिस्सा वो है कि जब वो हिंदुस्तान आया, ठीक है, बाबर की अमली जिंदगी की जो इब्तिदा है वो कब होती है, 1494 में। कब स्टार्ट होती है, 1494 से बाबर की अमली जिंदगी का आगाज होता है 1494 से, जब वो 11 साल का था और उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उसने जितनी भी वो हुकूमत थी वो किसने संभाली, बाबर ने संभाली, ठीक है, 1494 में। और इसकी जो अमली जिंदगी है उसका वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा वो है जो कि वस्ती एशिया ममालिक में उसने गुजारा, जो कि जैसे कि अज़्बकिस्तान हो गया, तुर्कमानिस्तान, ये सारे जो इलाके हैं, ये सारे जो मुल्क हैं, ये वस्ती एशियाई ममालिक हैं, ठीक है। दूसरा हिस्सा वो है जो कि उसने हिंदुस्तान में गुजारा। सबको क्लियर हुआ इतना? यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है बाबर की वस्ती एशियाई ममालिक में आपको समझ आ रही है बॉयज स्टूडेंट्स? यस जी, यस टीचर। पहले हिस्से में हमने पढ़ लिया जो कि उसकी अमली जिंदगी की इब्तिदा थी, जिसमें हमने पढ़ा कि वो 11 साल का था, उसके फादर की डेथ हो गई। तो उसके बाद उसने बाकायदा जो है वो हुकूमत संभाल ली। और उसके उस टाइम जो हिस्से थे जिंदगी के, वो दो हिस्से थे। पहला जो उसने टाइम गुजारा, कुछ टाइम उसने गुजारा वस्ती एशिया ममालिक में, और उसके बाद जो उसने टाइम, जो दूसरा हिस्सा था, वो उसने गुजारा हिंदुस्तान में, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बाबर की वस्ती एशियाई मुहिम जोई। इसमें उसने क्या किया कि बाबर के जो जमाने में, बाबर जब था उस जमाने में, बस स्टूडेंट्स आपकी आवाज ना आए बीच में, बाबर जो था वो उसके जमाने में वस्ती एशियाई जो इलाका था, जैसे जो फरगाना का इलाका था जहाँ पे वो रहता था, ठीक है, क्या वो इलाका जो है वहाँ पे दो बड़े जो है सियासी लोग रहते थे, ठीक है। एक जो था उसका नाम था शाह ईरान था, और दूसरा जो था वो था शिबानी खान, ठीक है। दो बहुत ताकतवर लोग रहते थे। एक का नाम क्या था, शाह ईरान, और दूसरे का नाम था शिबानी खान, ठीक है। पहले वाले का नाम क्या है, शाह ईरान। ईरान, गुड। और दूसरे वाले का नाम क्या था, शिबानी खान। खान। अब ये दोनों बहुत ताकतवर लोग, शिवानी खान। ये दोनों जो थे वो बहुत ताकतवर लोग थे। और चंगेज खान कौन था, जिस जो बाबर था ना उसकी जो वालदा थी, फ्रेंड्स आपकी बीच में आवाज नहीं आए। ओके। काइंडली कीप साइलेंट स्टूडेंट्स। अब जो शिबानी खान था उसका ताल्लुक जो था वो चंगेज खान से जाके मिलता था। चंगेज, आपकी आवाजें नहीं आए। अब जो शिबानी खान था उसका ताल्लुक था, ठीक है, शिबानी खान का ताल्लुक था चंगेज खान से। और जो बाबर था उसके जो वालदा थी ना, उनका भी ताल्लुक जाके चंगेज खान से मिलता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि शिबानी खान जो है वो भी चंगेज खानदान से उसका ताल्लुक था, और जो बाबर था उसका अपनी मदर की तरफ से वो भी चंगेज खान से जाके मिलता था। और ये जो था शिबानी खान, इसने वस्ती एशिया में बहुत बड़ी हुकूमत बना रखी थी, बहुत बड़ी सल्तनत थी, ठीक है। अब जो बाबर था वो ये चाहता था कि वो जो है ना कब्जा कर ले इस पे, वस्ती एशियाई ममालिक पे। उसने शिबानी खान से बहुत जंगें लड़ी, ठीक है, बड़ी उनकी आपस में लड़ाइयां हुई, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है समरकंद को फतह करने की कोशिशें। अच्छा, पहले हमने टॉपिक में पढ़ा उसकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में कि वो जब उसके फादर की डेथ होगी उसने क्या किया। फिर हमने पढ़ा बाबर की वस्ती एशियाई मुहिम जोई।
वहां पे वस्ती एशिया, मैंने आपको बताया वस्ती एशिया में वहां पे दो बहुत बड़े ताकतवर जो है वो लोग रहते थे, एक था शाह ईरान, दूसरा था शिबानी खान। अब जो शिबानी खान था इसके साथ बाबर ने बहुत लड़ाइयां उसने लड़ी कि मुझे ये इलाका मिल जाए वस्ती एशिया का। उसकी ये बाबर की पूरी कोशिशें थी कि ये इलाका जो है वो मुझे मिल जाए, इसलिए बाबर ने इसके साथ बड़ी सख्त किस्म की लड़ाइयां जो है वो की। अब थर्ड हमारा टॉपिक है समरकंद को फतह करने की कोशिश। अब समरकंद जो है वो है अमीर तैमूर का इलाका था, ठीक है। अब अमीर तैमूर कौन था? जो कि बाबर जो है उसके फादर जो थे ना, उनका उनके फोर फादर्स में वो आता था, मतलब उनके अबाऊ अजदाद में, उसके दादा परदादा में कहीं जाके वो अमीर तैमूर आता था। अब जो अमीर तैमूर है वो जिस इलाके में रहता था वो था समरकंद। अब समरकंद जो है वो बहुत ही खूबसूरत इलाका था, बड़ा बहुत ही खूबसूरती वहां पे थी। और ये जो इलाका था, ये जो शहर था, वहां पे तिजारत बहुत होती थी, लोग बड़ी दूर दूर से आते थे यहाँ पे आके अपने चीजें बेचते थे, ठीक है। तो ये इलाका इस लिहाज से भी बड़ा मशहूर था, एक तो खूबसूरती की वजह से भी, दूसरा अमीर तैमूर की वजह से, और तीसरा तिजारत की वजह से। कौन सा इलाका? समरकंद का इलाका, ठीक है। समरकंद का इलाका जो है वो तीन चीजों की वजह से मशहूर था। पहला किस वजह से? अपनी खूबसूरती की वजह से, दूसरा कि अमीर तैमूर की वजह से, और जो थर्ड था वो तिजारत की वजह से, कि उस इलाके में तिजारत बहुत होती थी, लोग बहुत दूर दूर से आते थे तिजारत के लिए, ठीक है। तो अमीर बाबर जो है उसने उसको वो ये चाहता था कि मैं किसी तरह जो है वो कब्जा कर लूं समरकंद पर। अब उसने क्या किया, बाबर ने फरगाना पर रहता था ना, फरगाना जो उसका अपना इलाका था, वहां पे वो इक्तदार में था, वो रहता था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं समरकंद पर हमला करूं। तो उसने 1496 में, जब वो सिर्फ कितना था, 13 साल का था, 1496 में उसने क्या किया, समरकंद पर हमला की। कब किया उसने? 1496 हमला किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर उसने क्या किया, एक साल बाद मतलब 1497 में उसने दोबारा हमला कर दिया। तो वो क्या हो गया, कामयाब हो गया। पहले उसने हमला किया 1496 में, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। 1497 में दोबारा हमला किया, फिर वो कामयाब हो गया। अब उसने क्या किया, जब वो समरकंद में रह रहा था, जाहिर बात है वो पहले था फरगाना में रह रहा था, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल एक शहर में रहते हो, अब अगर आप किसी दूसरे शहर जाते हो तो एक ही जगह होगे ना मौजूद, आप पहले वाले शहर में तो नहीं होगे। अगर आप फैसलाबाद में रहते हो, यहाँ से आप लाहौर जाते हो, तो या तो आप लाहौर में रह रहे होगे या आप फैसलाबाद में, दोनों जगह एक टाइम तो नहीं ना इकट्ठे रह रहे होगे, ऐसे ही है ना? यस मैम। जी। अब जब वो समरकंद में रह रहा था, उसको 3 माह गुजरे हुए थे, ठीक है, 3 माह हुए उसको समरकंद में रहते हुए। तो उसको एक खबर मिली कि उसके जो कजन है, जो उसके चचाजाद भाई है, जो उसके चाचू का बेटा है, उसने क्या किया, उसके फरगाना जो था जहाँ पे वो पहले रहता था, जो उसके क्या कह ले फादर का घर था या फादर का इलाका था, उस पे उसके कजन ने कब्जा कर लिया। अब वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा मैं क्या करूं। उसने क्या किया कि अपनी फौजें लेकर जा रहा था किधर, फरगाना की तरफ, ताकि मैं वहां से उस इलाके को आजाद करा सकूं, किससे, अपने चाचाजाद भाई से, अपने कजन से, ठीक है। अब उसने क्या किया, जब वो रास्ते में अभी था, अब रास्ते में वो था, उसको फिर खबर मिली कि उसका जो कजन है उसने समरकंद भी कब्जा कर लिया, ठीक है। पहले वो जा रहा था फरगाना को आजाद कराने, अब वो रास्ते में था, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल लाहौर से फैसलाबाद आ रहे हो, आप अभी रास्ते में हो, आपको खबर मिलती है कि जी हाँ लाहौर में भी कब्जा हो गया, फैसलाबाद पे भी हो गया, आप कितने परेशान हो गए कि दोनों जगह पे कब्जा हो गया। मतलब आप ना फरगाना के रहे ना समरकंद का, दोनों जगह पे उसका किसका कब्जा हो गया, उसके चचाजाद भाई का। किसके चचाजाद भाई का? बाबर के चचाजाद भाई, जी, उसके भाई का उस कब्जा हो गया। अब वो क्या है कि जो बाबर था वो हिम्मत तो नहीं हारने वाला था, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बंदा था। उसने दोबारा कोशिश की कि मैं दोबारा जो है वो फरगाना को और समरकंद को आजादी दिलवाऊं, वहां पे कब्जा करूं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। फिर क्या हुआ, 1498 में उसने क्या किया कि उसने जो फरगाना था उसको आजाद करा लिया, उसने कब्जा कर लिया। कब? 1498 में। 1498 में उसने क्या किया, फरगाना को आजाद करा लिया। उसके बाद उसने हुआ कि फिर दोबारा 1500 में बाबर ने क्या किया, समरकंद को भी आजाद कर लिया, उसको भी कब्जा कर लिया।
पहले उसने 1498 को कहाँ पे फरखाना को आजाद करा, उस पर कब्जा किया, ठीक है। 1500 में उसने किसको कराया, समरकंद को। चलो समरकंद पे भी उसने कब्जा कर लिया 1498 में फरहाना पर, और 1500 में उसने समरकंद पर कब्जा कर लिया। लेकिन अभी समरकंद में वो 8 माह ही हुकूमत कर रहा था, तो क्या हुआ, जो शिबानी खान था उसने दोबारा उससे क्या कर लिया, किस पे कब्जा कर लिया, समरकंद पर जी। अब उसने क्या किया, वो बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। इसी दौरान जो है फरखाना में तो वो रह नहीं रहा था ना, फरखाना में नहीं रह रहा था, वो इधर समरकंद में रह रहा था। तो क्या हुआ, जब वो फरखाना में नहीं रह रहा था तो जो उसका कजन था, जो पहले मैंने आपको बताया ना, उसका कजन था जिसने फरखाना पे भी कब्जा किया, समरकंद पे भी किया, जो उसके चाचू का बेटा था, उसने क्या किया कि दोबारा से फरखाना पर कब्जा कर लिया। वो बड़ा परेशान हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो बेसिक क्या हुआ कि 40 सबसे पहले समरकंद को उसने आजाद कराने की, समरकंद पे कब्जा करने की किसने कोशिश की, बाबर ने, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत इलाका था और अमीर तैमूर की वजह से भी मशहूर था, और वहां पे तिजारत के लिए लोग बहुत आते जाते थे, ठीक है। इस वजह से वो बहुत ही था कि मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे जाके अपनी हुकूमत कायम करूं। उसके बाद क्या हुआ कि 1496 में उसने उसके पर हमला किया, किसके ऊपर, समरकंद पर वो कामयाब नहीं हुआ। 1 साल बाद उसने दोबारा किया, वो कामयाब हो गया। 1498 में मैंने आपको बताया कि जब वो जा रहा था उसके पास, उसको पता चला कि जी फरखाना पर जो है मेरे चाचे के बेटे ने कब्जा कर लिया है, तो वो जा रहा था तो रास्ते में उसको पता चला कि समरकंद पे भी कब्जा हो गया। फिर उसने बड़ा परेशान हुआ, उसने फिर 1498 में फरगाना पर एक कब्जा किया, वहां पे उसने उसको फतह किया, और 1500 में समरकंद को फतह किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि दोनों जो इलाके हैं वो उससे छिन गए। अब अगला हमारा पॉइंट है काबुल और कंधार पर बाबर का कब्जा। 4th पॉइंट है हमारा काबुल और कंधार। नाम सुने आपने काबुल का? काबुल जो है वो अफगानिस्तान का एक इलाका है, ठीक है, अफगानिस्तान का एक इलाका है, शहर है। कंधार भी, वो भी इस तरह अफगानिस्तान का एक इलाका है। अब जो है बाबर उसने क्या किया कि अपने जो साथी थे उनके साथ उसने मशवरा किया और उसने फैसला किया कि मैं काबुल और कंधार पर कब्जा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों इलाकों पे कब्जा हो गया, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। बड़ा परेशान हुआ, उसने अपने जो जितने भी दोस्त थे उनके साथ मशवरा किया और उसने जाके कब्जा कर लेते हैं। काबुल ने क्या किया, 1504 में 1504 काबुल को फतह किया। 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया, जबकि 1511 में 1511 में उसने जो शाह ईरान, मैंने आपको बताया था ना, बड़ा मजबूत, बड़ा ताकतवर इंसान था, उसकी मदद से उसने कंधार पर कब्जा कर लिया, ठीक है। 1504 में उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि मैं तो यहाँ पे तो मेरी वो क्या कहते हैं, मुझे हुकूमत नहीं मिल रही, तो चलो किसी और इलाके की तरफ चलते हैं। उसके दोस्तों ने कहा, जो उसके साथी थे, उन्होंने कहा कि हम काबुल और कंधार की तरफ चलते हैं। तो 1504 में वो काबुल जो है वहां पे जाके उसने कब्जा कर लिया। 1511 में उसने कंधार पे जाके कब्जा कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या बाबर को एक रास्ता मिल गया कि वो आगे हिंदुस्तान पर भी जा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ ही लगता है ना ये पाकिस्तान, इंडिया, ये वो, तो उसको ये मौका मिल गया कि वो काबुल कंधार पे कब्जा करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में भी दाखिल हो सकता है। ये आज आपका लेक्चर है और आप लोगों ने कल इंशाल्लाह इसको याद करके आना। ये आपकी डायरी है, पेज नंबर 3 जो है वो, और पेज नंबर 4 ये आप लोगों ने याद करके आना, ठीक है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? चले आज आपकी क्लास यहीं पे नो। तो कल इंशाल्लाह हम दोबारा से जो क्लास स्टार्ट होगी, और ये मैंने आपसे इसमें जो जो अहम पॉइंट्स है वो मैं आपसे इंशाल्लाह कल पूछूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज टीचर, अपना ख्याल रखें। ओके बाय।